हेलो एंड वेलकम टू एसडीआर एजुकेशन। हमारी जो इंटरेक्शन आप आगे देखने वाले हैं वो है अनिल बहुगुणा के साथ, जो कि खुद रिसर्च स्कॉलर हैं। और उनके साथ ये इंटरेक्शन में हम लोगों ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं हमारे उन लोगों को गाइड करने के लिए जिनके जेआरएफ आए थे। और ये बेसिकली एक जूम मीट है जिसकी रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके और पार्ट्स भी डाल सकते हैं कि रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करना है। इसमें हमने कुछ आगे और क्वेश्चन भी एड्रेस किए हैं कि सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर होती है। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में रहते हैं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे, मुझे फॉलो कर सकते हैं नवीन साग प्रोफाइल पे, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। SGRYT ये कोड है। इस कोड के साथ आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि अनअकैडमी प्लस पे आपको कॉमर्स और पेपर वन मुझसे पढ़ने को मिल जाएगा। लेट्स गो टू द इंटरेक्शन। ठीक है, तो अनिल कौन से क्वेश्चन हम एड्रेस कर रहे हैं ये बता दो पहले तो। सर, पहला तो एक क्वेश्चन जो है कि हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक और रिसर्च टॉपिक, एंड वन मोर क्वेश्चन कि हाउ टू फेस इंटरव्यू फॉर PhD, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी PhD, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन इफ पॉसिबल कि हाउ टू और इट इज हार्ड टू गेट अ जॉब आफ्टर JRF. ओके, ठीक है। सो जिनको भी पेन पेपर चाहिए या फिर कुछ नोट्स चाहिए तो इस सेशन से ले लेना। एंड दोज हु वांटेड टू हैव सम इनसाइट्स, तो कोशिश करना कि आप उसमें उसको अच्छे से सुन लें। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। सो लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू अनिल फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाटएवर यू वांट टू एड्रेस, Yes, गो sir. अहेड विद इट। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक. बिकॉज मेन जो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें दो तीन मुझे क्वेश्चन सिमिलर मिले कि हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू राइट अ प्रपोजल और हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक फॉर PhD एज वेल एज फॉर रिसर्च पेपर. सो सर, रिसर्च टॉपिक का जिनका भी क्वेश्चन था, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका वो रिसर्च टॉपिक का ही सिलेक्शन है. तो सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है या फिर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है. आप टॉपिक वही सेलेक्ट करें सबसे पहले तो कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट से आता है और जो मैच करता है आपके और आपके जो रिसर्च सुपरवाइजर हो उन दोनों के. बिकॉज कभी कभी ये चीज़ भी होती है कि आपके रिसर्च सुपरवाइजर की जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मे बी डिफरेंट हो सकता है. लाइक उनका फाइनेंस हो सकता है या फिर अकाउंटिंग हो सकता है, और किसी का मार्केटिंग या HR हो सकता है, और डिफरेंट आपके फील्ड होते हैं. तो ये ध्यान में आपको पक्का रखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ये कोई ऐसा एरिया ना सेलेक्ट करें जो कि आपका जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो लेकिन आपके गाइड आपको कह रहे हो कि आप ये टॉपिक सेलेक्ट करिए. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट ध्यान में रखना चाहिए. सेकंड, कि जो भी आप टॉपिक लें वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए. बिकॉज जब आप प्रपोजल लिखने बैठेंगे तो आपको हो सकता है कि मटेरियल तो मिल जाएगा, बट आपको कंसाइज और क्लियर फॉर्म में जब मटेरियल लिखना है, क्योंकि जो आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है वो 4 to 5 पेज का फिर आपको लिखना है. तो उसमें आपको सारा एक तरीके से ब्लूप्रिंट है कि कैसे आप आने वाले 3 से 4 साल में जो भी आप PhD करेंगे उसको आप कैसे करेंगे. ठीक है, तो वो हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए. इसलिए आप सिर्फ वो पॉइंट्स को लिखें उसमें जो कि आप एक तरीके से उसको समराइज, जो हम कहते हैं कि समरी फॉर्म में. तो इसलिए हमेशा कंसाइज जो भी लिखें वो होना चाहिए. ठीक है. ओके, वन काउंटर क्वेश्चन और अनिल हियर इज ये सब. कि if someone doesn't have a supervisor or guide in the first place, because most of the हम्म. people, ये हो सकता है कई लोगों के साथ कि उनको कोई भी इंसान ना मिल रहा हो शुरू में, जी तो सर. are there any templates available on certain platforms that someone can look forward to? सर, फॉर प्रपोजल राइटिंग देर आर डिफरेंट प्रपोजल फॉर्मेट. सो जो भी, हाँ हाँ सर, एक क्वेश्चन और था कि व्हाट शुड बी द प्रपोजल फॉर्मेट. तो इसका भी ये है कि आपको पहले लुक फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल होना चाहते हैं क्या उनका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है. क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपनी प्रपोजल जो है वो आपको सेंड करते हैं कि ये उनका फॉर्मेट है प्रपोजल राइटिंग के लिए. तो अगर आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जाना है देन तो आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलिए. लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो एक बेसिक फॉर्मेट जो होता है जो कि हमारा एक सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो आता है जो बेसिक आपका इन 7 स्टेप जनरल जो प्रोसेस हो हमने जाती है. वीडियो में भी प्रोवाइड हाँ, कर इन रखा है। जनरल जो आपने सर ने प्रोवाइड कर रखा है कि कैसे आप लिखते हैं प्रपोजल को, वो आपका जनरल फॉर्मेट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. और वो
ऐसा है कि वो आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सेम एक तरीके से फॉलो करते हैं फॉर्मेट, तो आप उस पर जा सकते हैं। ओके, और बाकी स्पेसिफिक जो है ना तो उस पर जा सकते हैं। वन मोर थिंग अनिल यार, कि जी सर। एक चीज़ और ये पूछनी है। जैसे मान लो कि हम लोग अगर एक टेम्पलेट को फॉलो कर भी देते हैं, तो कितने अच्छा। चांसेस हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो प्रपोजल है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बना लेंगे जो हम चाहते हैं, और हाउ मेनी अटेम्प्ट इट वुड टेक, क्योंकि हर इंसान तो पहली बार में यही सोचता है ना कि उससे बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। तो देन वन जी जी शुड बी प्रिपेयर कि उसके बहुत सारे रफ फॉर्मेट उसके बनेंगे, और फिर शायद रिजेक्टेड फॉर्मेट्स भी उसके बनते रहेंगे। सर। तो जी आइडियल ये पे आपने आते सही हुए कहा। ऐसा क्या लग सकता है? सर स्टार्टिंग में जब हम कब कुछ भी फ्रेम करें तो जैसे कि वो फ्रेमवर्क है, तो आप हमेशा जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होगा वो हम्म। एक वाइडर फॉर्म में पक्का जाता है, और देन आप उसको स्पेसिफिक फॉर्म में ले जाते हैं। तो मिनिमम आपके 2 to 3 टाइम्स जब आप बनाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं ट्राई करना है कि आप पहली बार में एक बेस्ट बना लें, क्योंकि बेस्ट को टाइम तो लगता है बनाने में। तो आप जब फर्स्ट ट्राई करेंगे वो आप वो ऐसा बनाइए कि जिसमें से आप जब आप उसको रिवाइज करें तो आपको ज़्यादा रिवाइज की जरूरत ना पड़े। बस ये ना सोचिए कि आपको बेस्ट बनाना, बिकॉज उस चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपको बाद में डिफिकल्टी फेस करनी पड़े उसके रिगार्डिंग, क्योंकि हाँ, अदरवाइज कोई फिर मैथमेटिक्स जो बनाता भी जिसका। नहीं है ये जी सोच के। जी जी यही सर, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को सेट करते हैं जो कि लगते बहुत अच्छे हैं, पर जब इन फ्यूचर जब उस पर काम किया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो अभी हमारे जूनियर हैं जिनको ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है कि अब उनके हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव को वो रिवाइज कर रहे हैं। तो वो फर्दर अब जब उनकी कमेटी बैठेगी तो उनको 6 मंथ और लगेंगे, विच मीन्स कि इससे पहले इससे बेटर ये है कि आप टाइम ले लें। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं, तो अच्छे से भी अगर आप लिखेंगे तो विद इन 1 मंथ आप अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहें तो स्टार्टिंग आप, चाहे आप नेट परस्यू कर रहे हैं, आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप नेट क्वालिफाइड हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो आप जिस टाइम से आप ये सोचते हैं कि आपको पीएचडी करनी है, तो आपको टॉपिक सर्च करना और प्रपोजल राइटअप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ये ना वेट करते हुए कि कब किसी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आउट होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। और आप जल्दबाजी में वो सारे प्रपोजल ऐसा फॉर्मेट आप शायद अडॉप्ट कर लें जिससे आपको बाद में दिक्कत हो। तो आप पहले से ही अगर आपने माइंडसेट बना रखा है तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज़, और आपके जो प्रोफेसर इन टच में रहते हैं उनको दिखा सकते हैं। बिकॉज और आप जितने लोगों के व्यूज़ लेंगे वो भी आप ऐसे लोगों के व्यूज़ लें जो उस फील्ड से रिलेटेड हों, क्योंकि कभी कभी आपको वाइड ऐसे व्यूज़ मिल जाते हैं जो ऐड करना फिर आपको एक होता है कि आपको लगता है कि वो चीज़ भी शायद अच्छी हो, लेकिन वो फिर ऐसे वाइड टॉपिक बन जाते हैं कि इन फ्यूचर आपको ही उसमें भी काम करना है। तो हमेशा आप एडवाइसेस से लें, लेकिन वही टॉपिक को ऐड ऑन करें जो आपको एट द एंड लगता है कि हाँ मेरे टॉपिक से कनेक्ट होगा। ओके। अच्छे और ऐसे टॉपिक के लिए ना जाए कि कुछ ज़्यादा ही वाइड हो जाए टॉपिक आपका। ओके अनिल, तो आई अगर थिंक 1 मंथ। एक चीज और जी इसमें ऐड कर दो कि इफ हम्म आई वांट टू पुट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल हियर, कि जैसे एक सिचुएशनल एग्जांपल बना लेते हैं किसी भी बच्चे के लिए जिसमें हमको ऐसा लगता है कि शायद उस बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा होगा। मान लो कि मैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है जैसे फाइनेंस रखता हूँ, ठीक है। जी अब जी मुझे इस एरिया को 3 बार एनसर्कल करना है, लेट्स से। तो मैं मान लो कि हम्म एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस में लेट्स से कि डेरिवेटिव्स को देखता हूँ। जी अब डेरिवेटिव्स को मुझे अगर दोबारा अगर एनसर्कल करना पड़े अपने अपने टॉपिक पे पहुंचने के लिए, तो हम्म यहाँ पे डेरिवेटिव्स में मैं डिफरेंट कमोडिटीज या डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह इन सॉप्स वगैरह में इन सब में चला जाता हूँ। अब जी इसमें जाके मैं कितना डीप जा सकता हूँ और कितना वाइड जा सकता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव एज ए कैटेगरी तो मैं टॉपिक की नहीं चूज कर सकता, करेक्ट? जी जी ओके, जी सर। देन 2 और 3 ऑप्शंस जो है, मान लो टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, मैं सिर्फ इन हम्म तीनों को एज ए एंटिटी भी चूज नहीं कर सकता, करेक्ट? डिफरेंट ये सर। और मैं इसका हम्म इंटर रिलेशन चूज कर सकता हूँ। हाँ सर, आप इसका इंटरलेशन यहाँ पे आपने जैसे बताया डेरिवेटिव का, तो आप इसका अगर आप सिंगल टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि ना तो आपका टॉपिक बहुत वाइड होना चाहिए ना ही इतना स्पेसिफिक होना चाहिए, इतना नैरो डाउन होना चाहिए ट्रू। कि आप जब उस पर लिखने बैठे, बिकॉज आपको जब थीसिस यहाँ इंडिया में जब आप थीसिस लिखते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ एक स्पेसिफाई किया जाता है कि अराउंड 250 या 300 पेजेस की आपकी थीसिस जानी चाहिए। तो जब आप उसको लिखने बैठेंगे तो आपके पास मैटर कम ही नहीं पड़ना चाहिए, स्पेसिफाई इतना होना चाहिए कि आप उसे इतना लिख पाए। ये भी एक चीज़ मैटर करती है। तो जैसे संजय बताया कि आप एक सिंगल टॉपिक पे भी नहीं जा सकते, बट आप ऐसा कर सकते हैं कि आप
मर्ज करके, जैसे एक क्वेश्चन था कि अगर आपके पास एक टॉपिक है, दो सब टॉपिक के आप कंबाइन करके एक टॉपिक बना सकते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि वैसा एक मैंने थीसिस देखी भी है डेरिवेटिव पे, कि लोगों ने फ्यूचर एंड फॉरवर्ड जो है, इस दोनों को एक टॉपिक बना रखा है, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है, अ केस ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स। तो इस पे काम कर रखा है, बिकॉज दोनों एक अलग अलग पार्ट हैं डेरिवेटिव के, और इसको कंबाइन करके एक टॉपिक बनाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि सिंगल टॉपिक पे ना जाके दोनों को मर्ज करके भी आप टॉपिक बना सकते हैं। ओके अनिल, हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव यस टॉक्ड इनफ अबाउट प्रपोजल, और अगर इवन तो अगर नीड होगी तो हम आगे भी करेंगे उस चीज को, बट ठीक है। स्पेसिफिकली आई थिंक इस पे काफी बात हो गई है।